इस लेक्चर से यार मैं आपका नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमने अब तक आपका एसक्यूएल का टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, तो अब देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है ये। क्योंकि यार नॉर्मलाइजेशन सही में आपका नॉर्मलाइजेशन और जो हमने अभी एसक्यूएल रिसेंटली कवर करा है, ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके जब भी कोई इंटरव्यू होगा तो उस इंटरव्यू में डेटाबेस से हमेशा ये दो टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समझते हैं यार नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसकी हमें जरूरत पड़ती क्यों है और हम इसको करते कैसे हैं। यार नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट सपोज आपके पास एक टेबल है यार एम्प्लॉय की, जिसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और उसकी अपनी कुछ डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अब एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें आपके डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है और हर एम्प्लॉय का अपना कोई एक उसका मेंटर है, तो उसकी मेंटर की आईडी है। ठीक है, ऐसी ही एक टेबल है फिर मेंटर की, जिसमें आपकी मेंटर आईडी है एंड मेंटर नेम है। ये यहाँ पे फॉरेन की काम कर रही है इससे, और ये वाले यहाँ फॉरेन की है इस वाली टेबल से। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 10 है, मुझे उसका मेंटर का नेम चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? भाई पहले मुझे उस एम्प्लॉय आईडी का डिपार्टमेंट आईडी देखनी पड़ेगी, उस डिपार्टमेंट आईडी से मैं उसकी मेंटर की आईडी देखूंगा एंड देन उसकी मेंटर की आईडी से मेंटर का नेम निकालूंगा। मतलब मुझे एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से मेंटर, तीन टेबल के बीच में ज्वाइन करना पड़ा, उसके बाद जाकर मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के मेंटर का नाम निकाल सकता हूँ। यहाँ पे तो तीन टेबल हैं। ऐसे ही यार अगर मैं आपको 100 टेबल दे दूं और बोलूं कि आपको जो डेटा निकालना है उसमें आपको बिटवीन 100 टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाना है, तो आप सोचो कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार? आप बोलोगे यार इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जो हम ये सारा का सारा डेटा अलग अलग टेबल में रख रहे हैं, क्यों ना हम इस सारे डेटा को एक ही टेबल में रख ले। बिल्कुल सही बात है यार। अगर मैं आपकी एक बहुत बड़ी टेबल बना दूं जिसमें आपका सारा का सारा डेटा एक ही टेबल में रख दूं, तो कैसा रहेगा? भाई मैं लेट सपोज कोई एक बड़ी टेबल बना दी जिसमें आपका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, आपकी डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, मेंटर आईडी है एंड मेंटर नेम है। तो यहाँ पे मुझे कोई ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा तीन टेबल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो यहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा एक ही टेबल में आ गया। जब एक ही टेबल में डेटा आ गया तो आप विदाउट यूजिंग एनी ज्वाइन और विदाउट यूजिंग एनी सब क्वेरी कंसेप्ट आप बहुत आसानी से यहाँ से आसानी से आप कोई भी डेटा आराम से फैच कर सकते हो। तो यार ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो गया। तो बट इस सॉल्यूशन के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन बोले तो यार इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, एम्प्लॉय का नेम मान लो ABCDEF, डिपार्टमेंट आईडी लेट सपोज सबकी यार 1 है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम सपोज सबका CS है आपका, मेंटर आईडी लेट सपोज सबकी 200 है। ठीक है, और सबके मेंटर का नेम लेट सपोज कुछ XYZ है। तो इस बड़ी टेबल में डेटा स्टोर करने से प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यार सबसे पहली है आपकी रिडंडेंसी। मतलब हर डिपार्टमेंट नंबर आपका 1 है और हर आपको पता है सारे के सारे डिपार्टमेंट आईडी जिनकी 1 है, सबका डिपार्टमेंट नेम CS है। भाई एक ही जब डिपार्टमेंट आईडी है तो सबका डिपार्टमेंट नेम भी सेम होगा। यहाँ पे तो सिंपल से 6 रिकॉर्ड हैं। अगर ऐसी 600 रिकॉर्ड हुए और 600 के 600 बच्चे आपके एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले हुए, तो आपको 600 बार तो डिपार्टमेंट आईडी रिपीट करनी पड़ रही है, 600 बार डिपार्टमेंट का नेम रिपीट करना पड़ रहा है। तो मतलब आपका डेटा में यहाँ पे क्या है? रिडंडेंसी। पहली प्रॉब्लम आपकी यार ये हो गई जब हमने एक बहुत बड़ी टेबल बना दी। उसके साथ साथ आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं यार आपकी एनोमलीज।
एनोमलीज का सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम बोल सकते हो। यहाँ पर आपकी 3 प्रॉब्लम और हैं। एक है इंसर्शन एनोमली, एक है डिलीशन एनोमली और एक है अपडेशन एनोमली। इंसर्शन का क्या मतलब है? इंसर्शन एनोमली यार ऐसे समझो, अगर लेट सपोज मैंने कोई एक नया स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है 7, उसका मैंने नाम दे दिया कुछ जी, और अगर लेट सपोज उसका भी डिपार्टमेंट नंबर 1 ही है, मैंने 1 लिखा, मुझे पता है कि 1 का डिपार्टमेंट नेम CS है, ठीक है, बट यार क्योंकि हम इंसान हैं, जो हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे से गलती से वहां पे CS की जगह IT डल जाए। अब डेटाबेस को तो पता नहीं है कि 1 डिपार्टमेंट ID CS के लिए है, तो वो तो IT को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपकी इससे क्या हुआ, यहाँ पर आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। डिपार्टमेंट ID तो एक है, बट उस डिपार्टमेंट ID के साथ आपके डिपार्टमेंट नेम 2 हो रहे हैं, एक CS और एक IT। तो इंसर्शन एनोमली ये हो गई। डिलीशन में क्या मतलब है? डिलीशन में ये समझ लो यार, अगर मैंने ये बोला कि आप सारे के सारे बच्चों की नेम और उनकी ID को डिलीट कर दो, मैंने ये सब डिलीट कर दिया, ठीक है। जब ये सब डिलीट हो गया तो जो बच्चे जिन डिपार्टमेंट में पढ़ते थे वे डिपार्टमेंट तो खाली हो गए, और जब ये डिपार्टमेंट खाली हो गए तो इस टेबल में जो डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, उनकी मेंटर की ID और मेंटर का नेम की जो कॉलम की वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज का कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि वे वैल्यू मेरे लिए वेस्टेज है। तो यार एक ये प्रॉब्लम डिलीशन के वक्त कि अगर मैंने कुछ स्पेसिफिक कॉलम से डेटा डिलीट कर दिया तो जो उसके साथ आगे के कॉलम से डेटा होगा वो टेबल में रहेगा, और जिसकी वजह से हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट वहां पर हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई। थर्ड प्रॉब्लम आपकी अपडेशन। अपडेशन क्या है यार? अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे किस HOD ने ये बोला कि यार जो डिपार्टमेंट ID 1 है, अब वो ना तो CS के लिए है ना IT के लिए, अब वो मैकेनिकल के लिए है, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे पूरी की पूरी टेबल में सर्च करना होगा कहाँ कहाँ पर डिपार्टमेंट ID 1 है। जहां जहां पर डिपार्टमेंट ID 1 होगी, मुझे वहां वहां पर हर जगह डिपार्टमेंट नेम चेंज करना होगा। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई। तो ये आपकी 4 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट है आपकी रिडंडेंसी ऑफ डेटा, सेकंड है फिर इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली। ये रीजंस हैं यार जिस वजह से हम अपना सारा का सारा डेटा एक बहुत बड़ी टेबल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि जिनकी वजह से आपकी ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो अब करते क्या है, हमारा वही सॉल्यूशन जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड कर दूंगा। तो जो हम डिवाइड करते हैं यार, इसको ही बोलते हैं हम आपका नॉर्मलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बिगर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉलम्स थे, तो जो छोटी टेबल होगी उसमें कितने कॉलम्स होंगे? तो यार अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, रिडंडेंसी, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इनमें से एक भी प्रॉब्लम ना आए, तो आइडियल केस में यार हम सिर्फ 2 एट्रीब्यूट या फिर 2 कॉलम रखते हैं हम किसी एक टेबल में। मतलब अगर कोई एक टेबल है तो मैं उसमें सिर्फ आपके 2 ही कॉलम रखूंगा, लेट्स सपोज एक होगा X और एक हो गया Y, और ज्यादा वहां पे मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। तो यार अब देखेंगे कैसे हम आपकी जो बड़ी टेबल है उस बड़ी टेबल को मैं इतनी छोटी टेबल में कन्वर्ट करता कैसा हूं। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन है यार, हम नॉर्मलाइजेशन अचीव करते कैसे हैं, इसके आपके अलग अलग कुछ नॉर्मल फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू मुझे अपने डेटा के टेबल को कन्वर्ट करना होता है। पहले मैं आपकी बड़ी टेबल को 1NF में कन्वर्ट करूंगा, देन 1NF से मैं आपका 2NF में कन्वर्ट करूंगा, देन 3NF में कन्वर्ट करूंगा, एंड देन आपका BCNF में कन्वर्ट करूंगा। जो आपका ये वाली टेबल होती है जिसमें आपके सिर्फ 2 कॉलम्स होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं बोलता हूं कि मेरा जो मेरा डेटा है डेटाबेस का, वो आपका BCNF फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो यार अब जो ये पूरा प्रोसेस है, एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में कन्वर्ट करना और उनको 1NF, 2NF, 3NF और BCNF में कन्वर्ट करना, इस पूरे को अचीव करने के लिए 2 कंसेप्ट यूज होते हैं। एक होता है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी का, जिसको हम शॉर्ट में आपका FD बोलते हैं, और एक कंसेप्ट यूज होता है आपका कैंडिडेट
कीज का। कैंडिडेट की का कंसेप्ट आपको पहले ही पता है, क्या होती है कैंडिडेट की। फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसेप्ट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझें और ध्यान से एनालाइज करें कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ी क्यों। मैंने बहुत अच्छी तरह बताया कि क्या क्या आपके लिमिटेशन है अगर मैं आपके डेटा को एक ही टेबल में सारा के सारा स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।